सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों, कृषि जगत में जो भी हलचलें हो रही होती हैं, गतिविधियां हो रही होती हैं, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से हमारे मेहमान मिलिंद वडोदकर जी, जो निदेशक हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड में, क्या खास जानकारी दे रहे हैं इसी के संदर्भ में, आइए आपको दिखाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार ने 2015 में शुरुआत की और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किसानों को समय समय पर हमको मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करना है तथा विभिन्न फसलों के लिए मृदा परीक्षण पर आधारित उर्वरकों की सिफारिश प्रदान करना है। यह योजना काफ़ी महत्वाकांक्षी और काफ़ी फलदायी है और किसानों को इसका काफ़ी उपयोग हो रहा है। अभी तक का हम अगर प्रगति देखें इस पर्टिकुलर योजना के संबंध में, तो भारत सरकार ने अभी तक 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए हुए हैं जब से यह योजना शुरुआत हुई है 2015 में, और निरंतर इसके विषय में कार्य चल रहा है। जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनके खेतों में जाकर मिट्टी को कलेक्ट करते हैं, मिट्टी का सैंपल लिया जाता है और वो विभिन्न लेबोरेटरीज़ को भेजा जाता है जहाँ पर उसका पृथक्करण मतलब एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस करने के बाद में उसमें देखा जाता है कि कौन सी जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा कितनी है, और उसके संबंध में एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहा जाता है। इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत हम लोग प्रमुख 12 मापदंडों के बारे में, पैरामीटर्स हम कह सकते हैं, सॉइल के जो पैरामीटर्स है उसका परीक्षण करते हैं। उसमें सर्वप्रथम है पीएच, जिससे हमको एसिडिटी का पता चलता है कि हमारे आम्ल कितना है हमारे मिट्टियों में, पीएच। फिर दूसरी बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसमें हमको सॉल्ट्स का पता चलता है कि कितनी मात्रा में हमारे मिट्टी में सॉल्ट्स है। फिर तीसरा इम्पॉर्टेंट है कि हम जैविक कार्बन देखते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फिर जो प्राथमिक पोषक तत्वों के बारे में हम जानकारी लेते हैं इसके अंदर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उपलब्ध नाइट्रोजन, उपलब्ध फास्फोरस, उपलब्ध पोटेशियम, फिर सल्फर। देन हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में भी उसके अंदर पता करते हैं, जिसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, जिसमें प्रमुख है जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज और बोरॉन। तो ये 12 डिफरेंट पैरामीटर्स की जानकारी आपको सॉइल हेल्थ कार्ड के दौरान इसमें मिलती है, और इन परीक्षणों के आधार पर जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाता है, यह कार्ड किसानों को मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। हम
हमारे मृदा की स्वास्थ्य को सुधारने का कोशिश करते हैं। इसमें क्या है कि हम जो पोषक तत्वों की कमी है उनको हम फर्टिलाइज़र के द्वारा हम मिट्टी में देंगे, और फिर जिनका मात्रा ज़्यादा है जिस पोषक तत्व की, वहाँ पर उस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है तो वो पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र हम नहीं यूज़ करेंगे। और दूसरी बात है कि कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, इनकी मात्रा अगर कम है मिट्टी में तो उसका हमको परिणाम फसलों के ऊपर दिखता है। तो उसको रोकने के लिए हमको उसको कम मात्रा में ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देने पड़ते हैं फर्टिलाइज़र में। तो ये इसकी जानकारी आपको मिलेगी। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम, जैसे भारत सरकार ने काफ़ी जोर दिया हुआ है जैविक खेती के ऊपर, जैविक चीज़ों द्वारा मिलने वाले जितने भी फर्टिलाइज़र है, मतलब जिसको हम FYM कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं, तो इसकी मात्रा भी हमको बढ़ानी है हमारे मिट्टियों में। तो इसकी जानकारी भी आपको सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से मिलेगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी किसान भाई अपनी मिट्टी को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि कृषि का जो पूरा विकास निर्भर है वो हमारी मिट्टी की उर्वरकता और उसकी उत्पादन क्षमता के ऊपर पूरा निर्भर रहता है। इसलिए हमको हमारी मिट्टी का सही तरीके से संरक्षण करना है और उसका नियोजन करना है, ताकि हम आने वाले पीढ़ियों को हम अच्छी हमारी ये धरोहर मिट्टी के रूप में दे सके। अब नजर डालते हैं कार्यक्रम में हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। बरसात का मौसम है और ऐसे में हमारे पशुओं को विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। खास तौर पर हम यहाँ पर बात करें पशुओं के आहार की, तो वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। तो हमारे जो पशुपालक भाई बहन हैं, किस तरह से सावधानियां बरत सकते हैं, कैसा आहार अपने पशुओं को दे सकते हैं इस बरसात के मौसम में, आइए जानते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान के माध्यम से। बारिश का मौसम फसलों के लिए तो मुफीद होता है, लेकिन यह मौसम कहीं ना कहीं पशुपालकों के लिए बड़ा ही कठिनाई भरा होता है, क्योंकि इस मौसम में पशुपालन करने वाले लोगों के सामने अपने पशुओं को सुरक्षित रखने और उनके चारे का प्रबंध करना बड़ा ही कठिनाई भरा होता है। इस मौसम में दुधारू पशुओं में दूध की कमी भी देखने को मिलती है। ऐसे में पशुपालक के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में पशुपालक इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, पशुपालक बारिश में पशुओं के भोजन की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। पशुपालक हरे चारे को सूखा और ताजा रखें। पशुओं को सड़ा या फफूंदी लगा चारा बिल्कुल न दें। ये पशुओं में अपच और फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। हरे चारे के साथ सूखा चारा मिलाकर दोनों समय उचित मात्रा में दें। चूंकि इस मौसम में घास की पैदावार ज्यादा होती है, तो पशुपालक अपने पशुओं को घास की ज्यादा मात्रा दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक या गीला चारा खाने से पशुओं में दस्त लगने की शिकायत हो सकती है। जब पशु दस्त की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं तो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। अगर ये समस्या दुधारू पशुओं में हो जाती है तो समस्या और भी बढ़ जाती है। ऐसे में पशुओं को गीला चारा यानी घास के साथ कम से कम 40% तक सूखा चारा जरूर दें। इससे आहार में संतुलन रहेगा। इसके अलावा पशुओं को उतना ही चारा दें जितना वो खाते हैं। सुबह और शाम का चारा एक साथ न लगाएं, इससे फफूंद की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पशुओं को पिछली रात का बचा हुआ चारा अगले दिन ना खिलाएं, क्योंकि इससे कई बीमारियां हो सकती हैं। पशुओं के सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए ताजा और संतुलित आहार दें। इसके अलावा पशु आहार के साथ नमक खिलाएं, तो इससे उन्हें अच्छा दुग्ध उत्पादन भी मिलेगा और पशुओं का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। साथ ही उन्हें पाचन संबंधी किसी भी प्रकार की बीमारी का खतरा भी नहीं रहेगा। ये था सेगमेंट विज्ञानों के साथ। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं
बाजरे की फसल के बारे में। आज मैं आपसे बाजरे की फसल पर मंडरा रहे एक बड़े खतरे के बारे में बात करने जा रहा हूं। इस समय लगातार हो रही बारिश के कारण बाजरे की फसल पर बाल वाली सुंडी यानी हैरी कैटरपिलर का प्रकोप बढ़ रहा है। यह कीट पत्तियों को खाकर फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है और अगर समय रहते उपाय न किए जाएं तो पूरी फसल चौपट हो सकती है। इसकी पहचान आप पत्तियों पर छोटे छोटे छेद, जालीदार पत्तियों और पीले भूरे होकर सूखते पौधों से कर सकते हैं। किसान भाइयों, इससे बचाव के लिए खेत में खरपतवार न पनपने दें और आवश्यकता पड़ने पर क्विनलफास या मोनोक्रोटोफास का छिड़काव करें। इसके अलावा नीम का तेल भी प्रभावी उपाय है। खेतों में लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप और ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल करने से भी इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पत्तों को सुंडी सहित तोड़कर नष्ट कर दें और बड़ी सुंडियों को कुचलकर मिट्टी के तेल के घोल में डाल दें। इन सरल और सस्ते उपायों को अपनाकर आप बाजरे की फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और अच्छी पैदावार सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। हमारे सेगमेंट में हम ऐसे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कृषि जगत में अपनी एक अलग पहचान, अपना नाम बना चुके हैं और दूसरों के लिए बन गए हैं प्रेरणा का स्रोत। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए आइए रुख करें हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। एकीकृत कृषि प्रणाली का सीधा सा मतलब है कि पारंपरिक खेती के साथ साथ कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे पशुपालन, मछली पालन है। किसान अगर ऐसा कर पाते हैं तो खेती को आर्थिक रूप से सफल तो बनाया ही जा सकता है। किसानों की आय बढ़ने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। हमारे देश के कई किसान भाई हैं जिन्होंने एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती कर रहे हैं, लाभ भी कमा रहे हैं। आज बात एक ऐसे ही सफल किसान की, राव परिवार की, जो राहुरी अहमदनगर महाराष्ट्र के रहने वाले कृषि भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। इनके पिता पारंपरिक खेती किया करते थे, बाद में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खेती करने लगे, लेकिन रसायनों के ज्यादा इस्तेमाल से फसल खराब होने लगी। साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता पर भी काफी असर पड़ा। ऐसे में रासायनिक खेती इनके लिए एक चिंता का विषय बन गया। कृषि विश्वविद्यालय के संपर्क में आकर इन्होंने पाया कि एकीकृत कृषि प्रणाली अभी के समय में सबसे अच्छा और लाभदायक खेती में किया जाने वाला अभ्यास है। वे अलग अलग फसलों जैसे दलहन, तिलहन, सब्जियों के साथ साथ गौ पालन भी करने लगे, जिससे इन्होंने अलग व्यवसाय भी किया। एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर इन्होंने न सिर्फ अच्छा उत्पादन हासिल किया, बल्कि लागत में भी कमी आई और आमदनी भी बढ़ गई। पवार ने अन्य किसान भाइयों को भी रासायनिक खेती छोड़कर एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। हम काफ़ी किसान भाइयों को बोले कि आप ये टाइप की ज़मीन में ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करना ही योग्य है। ऑर्गेनिक करने लगे तो उत्पादन में घट आएगी और रासायनिक करे तो ज़मीन खराब हो जाती है। इसके वास्ते कई ऑर्गेनिक, कई रासायनिक और कई सेंद्रीय तीनों मिला के ऐसे का खेती हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। वो करने के टाइम हम हमारे जो खेत है, खेत को नियोजन कर दिया, कितना फसल लेना है, कौन सा टाइम पे लेना है, ताकि हमारी ज़मीन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और हमारा जो लागत है वो भी कमती होगी और हमारा जो नफ़ा है, फ़ायदा है, तो उसको बढ़ावा मिले। अभी जब हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने लगे तो हमारा अभी कार्बन 0.5-0.6 के करीब आ गया और उत्पादन में भी बढ़ाव हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, एकात्मिक खेती पद्धति में क्रॉप रोटेशन हमेशा हम लेते हैं। क्रॉप रोटेशन लेने से क्या होता है, एक फसल की निविष्ठा जो होती है, जो शेष भाग रहते हैं दूसरे फसल के लिए हम यूज़ करते हैं, तो फिर कम कॉस्ट में हम अलग जो नेक्स्ट फसल है
वो हम लेने लगे। खाली प्लेन खेती करने से फ़ायदा नहीं होगा, हम इसको जो पूरक व्यवसाय है वो व्यवसाय भी स्टार्ट कर दिए, जैसे कि गोपालन हो, जैसे कि शेली मेंढी पालन हो, और दूसरे जो है दलहन तिलहन की क्रॉप लेने लगे, ताकि हमारा कुटुंब का निर्भर इसके ऊपर ही डिपेंड है। बाद में हम कुछ सब्जियां लेने लगे, ओनियन का और तृण धान्य कड़ धान्य। ये टाइम तो पीएम साहब ने बोला ये कड़ धान्य तृण धान्य का ईयर है, उसमें तो हम पहले से ही समाविष्ट है, लेकिन वो जोर से करने लगे। तो इसके ये सब जोड़ धंधे और अलग अलग पिक करने से एक फसल में कम ज़्यादा हो गया तो अनाज जो दूसरा फसल है वो उसको कवर कर लेता है। ये सिस्टम से हम जब खेती करने लगे तो फिर वो सिस्टम में जैसा गो पालन है, इसके वास्ते हमको चारा पिक लेना पड़ा। फिर उसमें नेपियर ले लिया, कोई लूसन घास ले लिया, और जो हमारा जो गेहूँ लेते हैं, गेहूँ का जो ट्रैश होता है यानी जो पत्ते होते हैं वो भूसा, जो हम चना लेते हैं चना का भूसा वो काऊ के लिए डालते हैं। फिर उससे गोबर भी मिलता है, स्लरी भी मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो जो एनपीके के वो भी कम होती है, और दूध बेच के पैसा भी मिलता है। हमारा कुटुंब का निर्भर इसके ऊपर चल सकता है। तो हम गन्ना लगाते हैं, गन्ने में जब पानी देते हैं और पानी देने के बाद जब वापसा में आते हैं तब थोड़ा वीड आता है ऊपर, तो हम जब सिर्फ गन्ने में डालते हैं, जैसा कि लेबर लोग औरतें लोग जो वीडिंग करते हैं, इसके बगैर हम हमारे सिप से वीडिंग करते हैं, वो काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। मलमूत्र भी अंदर ज़मीन में जाता है, वीडिंग का भी काम होता है। हमारा गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ड्रिप को सब्सिडी देती है, गोडाउन को सब्सिडी देती है, और रासायनिक खतों को सब्सिडी देती है। सभी के लिए हेल्प करती है, बैंक मदद करती है। वो हेल्प से इतना काम हम कर सकते हैं, तो हमारा युवा पीढ़ी के दूसरे जगह कम दामत के लिए भागने के बगैर खुद के प्रॉपर्टी में काम करे, तो आपको जो बाहर जाने के बगैर अपने खेती पे ही अच्छे दिन आ सकते हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂಥ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आपको दिखाएं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। एक ऐसी योजना है जिसके तहत आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलता है जो कि आपकी खेत की जो मिट्टी है उसकी सेहत को बयां करता है। अगर उसमें कोई पोषक तत्व की कमी है तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है और उसके अनुसार ही आप पूर्ति करके अपनी जो खेत की मिट्टी है उसे स्वस्थ बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो आइए आपको जानकारी देते हैं इसकी प्रक्रिया के बारे में सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था फार्मिंग इंडिया सेगमेंट। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। बता दें आपको कोई कार्यक्रम के लिए सवाल है, कोई सुझाव है आपके पास, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें कृषिदर्शन DDK@gmail.com ईमेल ID है हमारी।
पत्र लिखिए हमें। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और जो तमाम जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम में हमने दिखाई हैं, आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। टैक्स टाइमली, ये तना छेदक और पत्ता